प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जीआईसी प्रवक्ता और आरओ के लिए हम लोग जीएस की क्लासेस स्टार्ट किए हैं। पहली क्लास कल आपकी हो चुकी थी, जिसमें हम लोगों ने पोषक तत्व और कार्बोहाइड्रेट से संबंधित चीज़ों को पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट से आने वाले समस्त प्रश्न जो हो सकते थे, जो इंपॉर्टेंट होते हैं चैप्टर की थीम के साथ, उसे समझने के प्रयास के साथ हमने आपको डिस्कस कर लिया था। अब हम आप क्या काम करेंगे, इससे संबंधित वन लाइनर पढ़ेंगे, जिन्हें रटना है, याद रखना है, एकदम मेमोराइज कर लेना है। उन चीज़ों पे हम लोग फोकस करने चल रहे हैं। आपको नीचे वीडियो की लिंक मिल जाएगा। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो देख करके ही आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें वन लाइनर है, जिसे समझने में आपको थोड़ी सी मदद होगी। हर क्लास को हम लोग इसी तरह से करेंगे। पहले हम लोग वीडियो करेंगे, उसका वीडियो क्लास पूरी तरह से पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को एक एक करके समझेंगे, फिर वन लाइनर से उन चीज़ों को याद रखने का प्रयास करेंगे। एक तरह से नोट्स कह लीजिए, आप नोट्स की तरह से हम इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। पोषक तत्व तो कार्बोहाइड्रेट पहला प्रैक्टिस पेपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कभी कभी क्वेश्चन की श्रृंखला होगी, कभी कभी क्वेश्चन की श्रृंखला नहीं होगी। ये जहां से लिया गया है बुक से, वहां पे पोषक तत्व तो 10वां पार्ट है, तो वहां से कोई मतलब नहीं है, आपका पहला पार्ट बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे गौर करेंगे तो लिखा गया, वे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक पदार्थ या न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। कह रहा जीवन के जितने भी कार्य होते हैं, जैविक कार्य जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है, जैसे कि श्वसन, ठीक है, श्वसन करना, पाचन करना, गति करना, ठीक है, सारे कार्य जो जीवन के लिए आवश्यक है, जीवन जीने के लिए जरूरी हैं, उन सभी कार्यों के संपादन के लिए, यानी उन कार्यों को करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, उसी ऊर्जा को जहां से हम प्राप्त करते हैं, उसी को पोषक तत्व कहते हैं। यानी जिससे हमें यह ऊर्जा मिलती है कि हम जीवन के समस्त कार्य को आसानी से कर सकते हैं, वही पदार्थ या वही चीज़ हमको क्या कहलाती है, न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व कहलाती है। बात समझ पा रहे हैं हमारी। ये उपयोगिता के आधार पर पोषक पदार्थों को 4 भागों में बांटा गया। मैंने आपको वीडियो में 6 बताए हैं, हमने 6 के नाम लिखे हैं। ठीक है, यह आपका पॉइंटेड है, तो यहाँ पे नोट्स में आपको 4 ही चीज़ें लिखी गई, इसलिए 4 लिखे गए हैं। लेकिन आप जानते हैं 6 चीज़ें होते हैं। 2 ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऊर्जा नहीं देते हैं, जिनकी हम चर्चा किए थे, रेशा और आपका जल। तो वो जब ऊर्जा नहीं देते हैं तो उनका वो यहाँ पे चर्चा नहीं की गई है, तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऊर्जा उत्पादक, वे पोषक पदार्थ जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, उन्हें ऊर्जा उत्पादक पदार्थ कहते हैं। कल मैंने वीडियो में आपको बताया था कि पदार्थ 2 प्रकार के होंगे। ठीक है, एक को कहेंगे ऊर्जा उत्पादक में, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे वसा आता है, और कौन आता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये दोनों ऊर्जा उत्पादक पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के लिए ऊर्जा देते हैं, जिस ऊर्जा से हम अपने दैनिक जीवन के समस्त कार्य को कर लेते हैं। चलना फिरना, उठना बैठना, घूमना टहलना, बोलना नाचना गाना, सारे कार्य जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं, उन समस्त कार्यों को करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, वह ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से और वसा से मिलती है। अब कार्बोहाइड्रेट और वसा को हम अपने अलग अलग स्रोत के लिए खा सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। उपापचय नियंत्रण क्या होता है, इस पे भी थोड़ा फोकस कर लें। वहां पे हमने चर्चा की थी, वे पोषक पदार्थ जो शरीर की विभिन्न उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जो शरीर के लिए उपापचय का कार्य करते हैं, जो शरीर के लिए जरूरी कार्य करते हैं, उसमें है आपका विटामिन है, लवण है, और कौन है, जल। यानी विटामिन, नमक और ये जल, ये आपके उपापचय नियंत्रण का कार्य करते हैं। वृद्धि और निर्माण पोषक पदार्थ कौन से होते हैं, जिससे आपसे प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाएगा, निम्न में से कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। फिर से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऐसे आपको क्वेश्चन दे देगा, उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट दे देगा, वसा दे देगा, विटामिन दे देगा और प्रोटीन दे देगा। तो आपका आंसर क्या होगा, प्रोटीन होगा। देखिए, पेपर आसान हो या कठिन हो, पेपर का जो पैटर्न होता है उसे समझने का प्रयास करना अति आवश्यक होता है। ठीक है, हम बहुत बेसिक चीज़ें छोड़ देते हैं और वही हमारा गलत हो जाता है। अगर सिलेक्शन पाना है तो बेसिक चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए। टफ चीज़ें तो सबके साथ रिस्क है, बेसिक चीज़ें गलत करके हम एलिमिनेट होते हैं, बाहर जाते हैं। उससे बचने का यही प्रयास है कि हमें बेसिक चीज़ों को पढ़ना है। चैप्टर की थीम क्या है, उसे समझने का प्रयास क्या है, पूरे चैप्टर को हमने बहुत अच्छी तरह से वीडियो में बता रखा है, समझा रखा है। मुझे उम्मीद है कि जो एक बार वीडियो देख लेगा वो कभी गलती नहीं करेगा। फिर भी
हम आपको आपके लिए लेके आए हैं पॉइंटेड क्लास। चूँकि अगर आप वीडियो पे ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते हैं तो पॉइंटेड क्लास जरूर देखा करिए। आपको इससे इतना सारा लाभ होने वाला कि आप सोच भी नहीं सकते। हर एक कंपटीशन में, चाहे यूपी पेट हो, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी का कोई पेपर हो, या आपका ये कह दीजिए जो आप देख रहे हैं प्रवक्ता के लिए, वो तो है ही है, साथ में आरओ के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, आपको बहुत लाभ होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। कह रहा है वे पोषक तत्व, जो पोषक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि और शरीर के टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे मान लीजिए कभी आपने देखा होगा किसी का फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डियां टूट जाती हैं आपके परिवार में या किसी में जानकारी में, बहुत सारे ऐसे कहीं कहीं एक्सीडेंट से, चोट से हड्डियां फ्रैक्चर हुई होंगी। ठीक है, तो जब आप जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, जो आर्थो के डॉक्टर होते हैं उनके यहाँ जब आप जाते हैं तो डॉक्टर क्या काम करते हैं, सारी चीज़ें तो देते हैं, साथ में एक प्रोटीन का घोल दे देते हैं, प्रोटीन का पाउडर। कहते हैं ले जाओ, इसे दूध में मिला करके पीना। अब वो पेशेंट ले आता है, उसे दूध में घोल करके पीता है, तो उससे क्या होगा कि उसकी हड्डियां जल्दी से जुड़ जाती हैं। तो मरम्मत का कार्य, अगर आपसे पूछ ले शरीर में मरम्मत का कार्य कौन सा पोषक तत्व करता है, तो आप किसको बताएंगे, प्रोटीन को। गलती नहीं करेंगे, याद रहेगा। तो चलिए बताइए, गलती नहीं करेंगे, याद रखेंगे ना। शरीर में पोषक तत्वों के निर्माण के लिए कौन आवश्यक होगा, ठीक है, मरम्मत के लिए, शरीर की मरम्मत के लिए कौन आवश्यक होगा, प्रोटीन। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। आनुवंशिक पदार्थ की बात कर लें। वे पोषक पदार्थ जो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाते हैं, वह पोषक तत्व जो माता पिता से लक्षण को बच्चों में ले जाते हैं, संतान में ले जाते हैं, या अगली जनरेशन में ले जाते हैं, अगली पीढ़ी में ले जाते हैं, उन पोषक तत्वों को क्या कहा जाता है, तो उन पोषक तत्वों को न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। वीडियो में इस पर चर्चा नहीं की गई थी, हमने आपसे कहा था कि डीएनए आरएनए राइबोस सर्कल जब हम पढ़ा रहे थे आपको उसमें वीडियो में डीएनए आरएनए, तो वहाँ पे मैंने आपसे बताया था कि इसके बारे में हम लोग स्पेशली चर्चा करेंगे, बड़ी टॉपिक है। तो न्यूक्लिक अम्ल पे वहाँ पर चर्चा नहीं की गई थी। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है कि माता पिता से लक्षण को, जिसमें आपका डीएनए आता है, ठीक है, आरएनए आता है, तो ये माता पिता से लक्षण को कहाँ ले जाता है, संतानों में ले जाता है, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण को ले जाने का कार्य करता है। जैसे आप देखते हैं किसी छोटे से बच्चे को, तो कहते हैं इसकी आंख पापा से मिल रही है, इसकी नाक मम्मी से मिल रही है, पता चला इसका कलर मम्मी से मिल रहा है, इसका कलर पापा से मिल रहा है, इसका बाल पापा जैसा। तो कहाँ से आप मिलाते हैं, इसका मतलब है कि वो कैरेक्टर मम्मी पापा से ही बच्चे में दिखाई पड़ रहे हैं। कभी कभी पड़ोसी से भी कैरेक्टर मिलते हैं, तो उसके लिए मत कुछ कहना किसी को, ठीक है, ऐसे बस मजाक के लिए कह रहे हैं, सीरियसली मत लेना। तो होता क्या है कि कुछ लोगों के कैरेक्टर जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो मम्मी पापा से ही आते हैं। ठीक है, तो मम्मी पापा से कैरेक्टर किसके द्वारा आते हैं, न्यूक्लिक अम्ल के द्वारा। आप याद रखेंगे न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, आगे बढ़ जाए। मनुष्य के शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती। कौन कौन से पोषक तत्व यहाँ पे दिए गए हैं, देखिए सातों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, हम लोग कल सातों के नाम पढ़े थे, ऊपर 4 बताए लेकिन यहाँ 7 हैं। जो ऊर्जा देने वाले कार्य वाले हैं वो 4 ही हैं, बाकी बेद यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, जल है, न्यूक्लिक अम्ल है और खनिज तत्व है। ठीक है, खनिज लवण है। ये समस्त 7 चीज़ें जो हैं हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, संख्या कभी नहीं पूछी जाती, घबराइए मत, कहीं 5 4 6 से जो है आप इससे डिस्टर्ब मत होइए। कभी आपसे संख्या नहीं पूछा जाएगा कि कितने पोषक तत्व होते हैं, कभी नहीं पूछा गया, ना कभी पूछा जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं। पहला जो हम लोग कल पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कह रहा है जब हम कार्बन को लेंगे, हाइड्रोजन को लेंगे और ऑक्सीजन को लेंगे, और इनका जब रेशियो कितना होगा, 1:2:1 का आ जाएगा, तो उसी रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की 50 से 75% मात्रा की पूर्ति इन्हीं पदार्थों द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा की जाती है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण में, ये प्रश्न आपसे पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसे जरूर आप नोट करिएगा और अच्छी तरह से याद करिएगा। गलती से वीडियो में ये बात नहीं बताई गई थी, ठीक है, तो उसकी पूर्ति यहाँ से हो रही, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप दोनों क्लास पे फोकस करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगी। कह रहा है कि 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण में, यानी 1 ग्राम ग्लूकोज पूरी तरह से जब पच जाएगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है तो उसे ऑक्सीकरण रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जब पूरी तरह से डाइजेस्ट होगा तो उससे 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये प्रश्न पूछा गया है, मैंने वहां से मुझसे गलती हो गई, तो ये प्रश्न आप ध्यान दीजिएगा। कितने ऊर्जा की प्राप्ति होती, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती, कितने में, 1 ग्राम ग्लूकोज के टूटने में, याद रहेगा।
गलती नहीं करेंगे। 1 ग्राम ग्लूकोज के टूटने में कितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 4.2 किलो कैलोरी की। चलिए हमारे साथ बोलिए, 1 ग्राम ग्लूकोज के टूटने में कितने ऊर्जा की कितने ऊर्जा की प्राप्ति होती है, माफ करिएगा, कितने ऊर्जा की प्राप्ति होती है? ठीक है, बोलिए हमारे साथ। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण में या 1 ग्राम ग्लूकोज के टूटने के बाद जो हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, कितने कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक रहेगा। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मैंने आपसे बताया था। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मोनोसैकेराइड और यहाँ पे आप कर लीजिए ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड में डाइसैकेराइड आएगा, घबराइए मत। मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और कौन आएगा, जल्दी बताइए? पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में अगर हम आएंगे तो यह हाइड्रोजन की या कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है, जैसे कि इसमें ग्लूकोज पाया जाता है, गैलेक्टोज पाया जाता है, ये सब 6 मोनोज पाया जाता है, ट्राइओज पाया जाता है। ठीक है। डाइसैकेराइड समान या विभिन्न मोनोसैकेराइडों के 2 अणुओं से मिलकर के बने हुए तत्वों को क्या कहते हैं? डाइसैकेराइड कहते हैं। ठीक है। ओलिगोसैकेराइड का एक हिस्सा होता है डाइसैकेराइड, किससे मिलकर के बनता है? जैसे इसमें माल्टोज होता है, सुक्रोज होता है, लैक्टोज होता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो कहेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब आपस में जुड़ेंगे तो सुक्रोज का निर्माण होता है। किसमें पाया जाता है? गन्ने के जूस में। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि गन्ने के जूस में पाए जाने वाले शुगर का कंपोजिशन क्या होता है, घटक क्या होता है, तो आप कहेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। याद रहेगा। उसे सुक्रोज भी कहा जाता है, तो ऑप्शन में अगर सुक्रोज दिया तब तो अच्छी बात है, अगर सुक्रोज नहीं दे करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज दिया तो भी आप टिक कर लेंगे, गलती नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्लूकोज और ग्लूकोज के जोड़ से क्या बनता है, तो माल्टोज बनता है। किसमें पाया जाता है? अनाज में पाया जाता है। ग्लूकोज और गलेक्टोज के, तो हम लोग यहाँ तक चर्चा कर लिए थे। डाइसैकेराइड में हम लोगों को जो चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि डाइसैकेराइड समान या भिन्न मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं के संयोजन से एक डाइसैकेराइड का निर्माण होता है। जैसे मैंने आपसे बताया था कि माल्टोज होता है, सुक्रोज होता है, लैक्टोज होता है। ये मैंने कल चर्चा की थी तीनों के बारे में, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। तो आपसे कभी कभी क्या होता है, प्रश्न पूछ लिया जाता है गन्ने के जूस में क्या पाया जाता है। प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है गन्ने के जूस में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आप वहाँ पर टिक करेंगे किसको? सुक्रोज को। अगर आपसे पूछ लेता है चावल में पाई जाने वाली शर्करा का नाम बताइए, तो आप किसको टिक करेंगे? माल्टोज को। अगर वहीं पूछ लेता है कि माँ के दूध में या गाय के दूध में, भैंस के दूध में, ऐसे कुछ दे देगा कि वहाँ पाए जाने वाले शर्करा का नाम बताइए, तो आप शर्करा किसको लगाएंगे? लैक्टोज शर्करा को। याद रहेगा, किसी का छूटेगा नहीं, उम्मीद है गलत नहीं करेंगे आप। आगे बढ़ें। फिर बात आती है पॉलीसैकेराइड की। पॉलीसैकेराइड में अगर बात करेंगे तो पॉलीसैकेराइड में जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि 10 कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल के, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, तो 10, मैंने आपसे कहा था 10 मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूलों से ज़्यादा संख्या अगर जुड़ेगी तो किसका निर्माण करेगी? पॉलीसैकेराइड की। पॉलीसैकेराइड के बारे में मैंने आपसे बताया था, पॉलीसैकेराइड अलग अलग प्रकार के होते हैं, सबके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे मोनोसैकेराइड की अगर बात करें तो मोनोसैकेराइड के कई अणुओं के मिलने से लंबी श्रृंखला का निर्माण होता है जो अघुलनशील होती है। ये चीज़ें याद रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि वह कौन सी ऐसी शर्करा होती है जो अघुलनशील होती है, यानी जल में घुलती नहीं है, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? पॉलीसैकेराइड होती है जो जल में अघुलनशील होती है। आप दूध में पानी मिलाएंगे तो घुल जाएगा, चावल में पानी डालते हैं तो उबल जाता है, उसके बाद उसका जो माड़ तैयार होता है, आप जानते हैं ना, जो चावल का पानी होता है सब माड़ कहते हैं, तो वो जो तैयार होता है उसमें चावल घुल जाता है। ठीक है, आटा घोलेंगे घुल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी शर्करा होती है जो घुलती नहीं है, जैसे जिसका नाम क्या होता है? स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन होता है और काइटिन होता है। कौन कौन होते हैं? स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन। स्टार्च आप जानते हैं आलू में पाया जाता है, ठीक है, और किस में पाया जाता है? चावल में पाया जाता है। ग्लाइकोजन की बात कर लें, ग्लाइकोजन किस में पाया जाता है? जंतु फैट कहते हैं इसे, जंतु में पाया जाता है, ठीक है, और उसके बाद जंतु पॉलीसैकेराइड कहलाता है। और काइटिन, काइटिन आपने देखा होगा, बिच्छू को देखे होंगे, मकड़ी देखे होंगे या केकड़ा देखे होंगे, तो उसके ऊपर देखे होंगे कि एक मोटी सी सीथ पाई जाती है, उसके बॉडी के ऊपर कवरिंग होती है। तो जो मोटी सी कवरिंग होती है वो कवरिंग किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्यों के बारे में चर्चा कर लें। कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है? सबसे बड़ी चीज तो यही है, हम जो चीज पढ़ रहे हैं उसका कार्य क्या है, इसको जानना है। तो ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ति करता है। अगर शरीर में जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसकी पूर्ति कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट पूर्ति करता है। याद रहेगा, कार्बोहाइड्रेट किसकी पूर्ति करता है? ऊर्जा की पूर्ति करता है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करता है।
और यहाँ पे तीसरी पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विटामिन सी का निर्माण करता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि निम्न में से कौन सा विटामिन सी का निर्माण करता है, तो आपके पास ऑप्शन में जैसे मान लीजिए कि अलग अलग बॉडी ऑर्गन दे दे और वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट दे दे, तो आप किसको टिक करेंगे? कार्बोहाइड्रेट को टिक करेंगे। याद रहेगा, कार्बोहाइड्रेट को टिक करेंगे। विटामिन सी का निर्माण करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट विटामिन सी का क्या करता है? निर्माण करता है। न्यूक्लिक अम्लों का भी निर्माण करता है। जंतुओं के कंकाल, बाह्य कंकाल का निर्माण कर, जैसे मैंने बताया कि बिच्छू के ऊपर एक कवच पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत के बारे में बात करें, जैसे गेहूं है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, आलू है, शकरकंद है और सलजम है। जो लोग यहाँ पे टीजीटी या पीजीटी वाले हैं, टीजीटी या पीजीटी वाले हैं, उनसे मैं बता दूं कि टीजीटी और पीजीटी का प्रैक्टिस पेपर आपका चल रहा है, चाहे वो जीआईसी का हो चाहे उसका हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको उसका प्रैक्टिस पेपर जरूर प्रोवाइड कराया जाएगा, वो भी फ्री में। आप परेशान ना हो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते रहते हैं, बात नहीं बीच में काम की बातें सिर्फ। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें फैक्ट लिखी गई जो आपको जानना और समझना बहुत जरूरी। जैसे जीव पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 1% ही होती है। जीव पदार्थ जो होता है, जिसे आप साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? 1% ही होती है। परंतु पृथ्वी पर कार्बोहाइड्रेट की सबसे अधिक पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ हैं, कह रहा है। परंतु अगर पृथ्वी पे बात करें कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन है, तो आप उदाहरण में किसको टिक लगाएंगे? आप कहेंगे केमिस्ट्री का क्वेश्चन। नहीं भाई, केमिस्ट्री का नहीं है, बायो का क्वेश्चन है और इसमें आपका क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा कार्बनिक तत्व कौन से पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ, तो आप तुरंत कहेंगे कौन सा पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आप गलत नहीं करेंगे। या प्रश्न पूछा गया, जो प्रश्न यहाँ पे ब्लैक बोल्ड लेटर से लिखे गए, सभी प्रश्न पूछे गए, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। तो जितने भी बोल्ड यहाँ पे लिखे गए हैं, बोल्ड वाले सारे पूछे गए हैं आपसे, इसलिए बोल्ड किया गया है। तो गौर से देखिए, यहाँ पे कह रहा है पृथ्वी पर कार्बोहाइड्रेट के सबसे अधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। उसके बाद कार्बनिक पदार्थ की बात हो रही है। ये मानव आहार के प्रमुख घटक और समस्त जीवों के लिए ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। मोनोसैकेराइड, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपसे बताया, 3 से लेकर के 7 कार्बन परमाणु तक हो सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड कहते हैं। या पेंटोज शर्करा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेंटोज और हेक्सोज शर्करा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पेंटोज में आपकी, पेंटोज की अगर बात करें तो पेंटोज में आपका राइबोज आता है। राइबोज शर्करा जो किस में पाई जाती है? आरएनए में पाई जाती है। और आरएनए का फुल फॉर्म मैंने आपसे कल बताया था, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। उसके बाद डीएनए में पाई जाती है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। तो इसमें पेंटोज शर्करा पाई जाती है। और हेक्सोज शर्करा, जैसे ग्लूकोज है, ग्लेक्टोज है, फ्रक्टोज है, ये सभी क्या होते हैं? हेक्सोज शर्करा होती हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया सबके बारे में। सर्वाधिक, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, यहाँ पे जो लिखी गई, थोड़ा सा इसको बोल्ड नहीं किया गया, लेकिन गौर करिएगा। यहाँ पे देखिए, इनमें सर्वाधिक ग्लूकोज अंगूर की शर्करा में। अगर आपसे पूछे कोई का सबसे ज़्यादा ग्लूकोज कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे अंगूर के जूस में, जो अंगूर की शर्करा होगी उसमें सबसे ज़्यादा ग्लूकोज पाया जाता है। तथा फ्रक्टोज कहाँ पाया जाता है? और फलों की जो शर्करा होती है, जैसे आम है, तो उसमें किसका पाया जाता है? फ्रक्टोज की शर्करा पाई जाती है। ग्लूकोज रुधिर शर्करा, ईंधन पदार्थ सभी जीवों का मुख्य स्रोत होता है। फ्रक्टोज सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा अगर बात किया जाए, प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, तो उसका नाम होता है फ्रक्टोज। याद रखेंगे फ्रक्टोज। ग्लूकोज टिक मत करिएगा कहीं पे, नहीं तो आपका लेना देना सब बेकार हो जाएगा। फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है। कौन सी सबसे मीठी शर्करा कौन होती है? फ्रक्टोज होती है। परंतु जो मधुमेह के रोगी होते हैं, यानी जिन्हें डायबिटीज होती है, शुगर होती है, उन्हें इससे भी ज़्यादा मीठा पदार्थ खिलाया जाता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, इससे 235 गुना ज़्यादा मीठी शुगर खिलाई जाती है। लेकिन वो कैसी होती? कृत्रिम होती है। कैसी शर्करा होती है? कृत्रिम शर्करा होती है, जिसका नाम क्या होता है? सैकरीन होता है। स्टार लगा हुआ है, देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पे स्टार लगाया गया है। तो यह प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 235 मधुमेह के रोगियों के लिए 235 गुना अधिक मीठी शर्करा किससे? फ्रक्टोज से 235 गुना अधिक मीठी शर्करा कृत्रिम होते। लेकिन यह शर्करा कैसी होती? फ्रक्टोज एक प्राकृतिक शर्करा, लेकिन सैकरीन क्या है? कृत्रिम शर्करा। कैसी शर्करा है? कृत्रिम शर्करा है, जो आपके किसके काम आती है? मधुमेह के रोगियों के लिए, यानी जिसको डायबिटीज हुआ है, शुगर का जो पेशेंट है, उसके लिए उपयोग किया जाता है। सर्वाधिक पेंटोज मोनोसैकेराइड, सर्वाधिक पेंटोज मोनोसैकेराइड किस में पाए जाते हैं? राइबोज आरएनए में पाया जाता है। और डीऑक्सीराइबोज किस में पाया जाता है? डीएनए में। कह रहा है कि एक मोनोसैकेराइड दूसरे मोनोसैकेराइड से किसके द्वारा जुड़ते हैं? एक मोनोसैकेराइड दूसरे मोनोसैकेराइड से ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं? ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं? ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ते हैं। ओलिगोसैकेराइड में 2 से लेकर के 10 तक मोनोसैकेराइड की यूनिट पाई जाती है। डाइसैकेराइड, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि ग्लूकोज ग्लूकोज जोड़ेंगे तो माल्टोज बनेगा, जो किस में पाया जाता है? मुख्यतः जौ में।
ठीक है। लैक्टोज किस में पाया जाता है? ग्लूकोज और गलेक्टोज जुड़ेंगे दूध में पाया जाता है। सुक्रोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज जुड़ेंगे गन्ने के जूस में पाया जाता है, गन्ने में पाया जाता है। किण्वन द्वारा माल्टोज से जौ की माल्टोज से मदिरा बनाई जाती है। किण्वन द्वारा क्या बनता है? मदिरा, शराब जो आती है, ठीक है। उसके बाद लैक्टोज से दही बन जाता है और माल्टोज और लैक्टोज का अपचायक है, ठीक है। पॉलीसेकेराइड अनेक मोनोसेकेराइड इकाइयां समान इकाइयों में होमोपॉलीसेकेराइड तथा असमान इकाइयों से हेट्रोपॉलीसेकेराइड बनाती हैं। होमो मतलब होता है समान, अगर सभी ग्लूकोज आपस में जुड़ेंगे तो इसे हम कहेंगे होमोपॉलीसेकेराइड। लेकिन जब ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज और फ्रक्टोज के साथ फिर ग्लूकोज या गलेक्टोज जुड़ेगा तो ऐसी चेन को हम क्या कहते हैं? हेट्रोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। याद रहेगा। आगे बढ़ जाएं। होमोपॉलीसेकेराइड संचयात्मक जैसे कि मंड होता है, ग्लाइकोजन होता है, डेक्स्ट्रान होता है, जबकि सेलुलोज और काइटिन एक कैसे होते हैं? संरचनात्मक की दृष्टि से अगर देखें तो सेलुलोज और काइटिन होते हैं। जबकि हेट्रोपॉलीसेकेराइड की अगर बात करें तो जीव शरीर के बाह्य कोश के अवलंबन है संयोजी ऊतकों का निर्माण करने का कार्य करता है, पॉलीसेकेराइड बनाता है। तो कैसी लगी श्रृंखला जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार है और आपके इस वीडियो के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का भी इंतजार है। जल्दी से शेयर करिए अपने दोस्तों को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।